मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का ज्ञानमन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आप लोग को यह बात बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हम लोगों ने अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी आप लोग को बेहतरीन एजुकेशन देने का हम लोग एक स्टार्टअप तैयार कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए के डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड CS इंजीनियरिंग में मैं आप लोग को एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट पेपर की स्टडी करवाऊंगा। उस इंपॉर्टेंट पेपर यानी कि सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो आज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, यानी कहने का मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य आखिर है तो क्या है, इसे इंजीनियरिंग में क्यों शामिल किया गया, इन सारे बातों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी एक भाषा को समझने के लिए, हमारी बातों को समझने के लिए सामने किसी के सामने एक भाषा के माध्यम से यानी लैंग्वेज के माध्यम से एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब वो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, यानी कहने का मतलब मौखिक रूप में हो सकता है या फिर आपको रिटन फॉर्म में हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे इंजीनियरिंग की भाषा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर की स्टडी करना होता है। उस पेपर का नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ड्राइंग आखिर होता है तो क्या होता है, ड्राइंग को कितने भाग में क्लासीफाई करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में ये बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपको ये बताया जा रहा कि टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडिया, जो कि हमें एक आइडिया जनरेट करके बताएगा कि चीज़ें हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो है कैसे कैसे यूज़ करेंगे, किस जगह पे यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे, सारी बातों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको बोला गया है आगे अगला पॉइंट में, अगला ऑब्जेक्टिव में, टू डेवलप ड्राफ्टिंग एंड स्केचिंग स्किल। कोई भी आपके पास स्किल है उसको हम लोग कैसे चित्र रेखा स्केच कर सकते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करेंगे, इन सारे बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ने वाले हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्किल टू विजुअलाइज एक्चुअल ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट, यानी कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है उसको विजुअलाइज करके हम लोग स्किल डेवलप करके उसे कैसे ड्राइंग बोर्ड पे या फिर ड्राइंग शीट पे डेवलप करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, इन सारे बातों के बारे में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्टडी करने वाले हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्किल टू ट्रांसलेट आइडिया इनटू स्केच एंड टू ड्रॉ एंड रीड वेरियस इंजीनियरिंग क्राफ्ट। जब आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कर्व आपको आएंगे, उन कर्व को कैसे डेवलप करेंगे, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्शन, यानी कहने का मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, एसिमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसे कैसे यूज करेंगे, सारे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड डायमेंशनिंग स्टाइल, यानी कहने का मतलब कि कौन सा डायमेंशन हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगला लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कमांड एंड डेवलप बेसिक स्किल रिलेटेड टू द कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, यानी कहने का मतलब जो ड्राइंग, जो ऑब्जेक्ट का ड्राइंग हम लोग ड्राइंग शीट या ड्राइंग बोर्ड पर कंप्लीट कर रहे थे, उसे अब हम लोग पहले मैन्युअली कर रहे थे, उसे हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आएगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड के माध्यम से 2D और 3D ऑब्जेक्ट का हम लोग ड्राइंग कैसे कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे बहुत समय बिताते, जो बहुत लंबा समय लग रहा था, उस लंबे समय को, बहुत ज़्यादा समय जो बीत रहा था उसको कम करेगा, वो हमें कम करके बताएगा ऑटोकैड। तो इस माध्यम से सीखेंगे जिससे कि ड्राइंग हमारा फास्ट होगा और पहले के कंपैरिजन में उसका एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। तो इन सारे बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारा रहा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस कोर्स, यानी कि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस कोर्स में हमें कौन कौन चैप्टर पढ़ने, कितने चैप्टर पढ़ने, किस चैप्टर का वेटेज क्या है, कितना है, कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 की ओर। यूनिट नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में हमें पढ़ना बेसिक एलिमेंट ऑफ
बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, यानी कहने का मतलब है कि इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे ड्राइंग आखिर होता है तो क्या होता है। यानी कहने का मतलब कि यहीं से हम लोग फाउंडेशन तैयार करेंगे, जो कि जीरो लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे ड्राइंग क्या होता है, तो ड्राइंग कहने का मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ड्राइंग शीट या ड्राइंग बोर्ड पर एक रिप्रेजेंट करने की कला है हमारा क्या, ड्राइंग। यानी कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने की कला को ही हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग को आगे चल करके हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो भाग में, एक आपका होता है आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हमें पढ़ना है आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है। तो इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहले यूनिट में पढ़ना है कि बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग में क्या क्या मेन हम लोग एलिमेंट यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब कि आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जब हम कोई ड्राइंग करें किसी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करेंगे तो उसमें कौन कौन इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, इन सारे बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सपोर्टिंग मटेरियल और वो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, जैसे कहने का मतलब हो गया आपका प्रोटेक्टर हो गया, कंपास हो गया, डिवाइडर हो गया, फिर आपका मिनी ड्राफ्टर हो गया। ये सारे आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो बने हैं किस मटेरियल के बने हैं, उन सारे मटेरियल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ से पक्का है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है मेथड टू यूज देम, यानी कहने का मतलब किस मेथड का प्रयोग करके उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, कैसे करेंगे। एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ लाइन, यानी कहने का मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आएगा इस यूनिट का सबसे बेहतरीन पॉइंट पढ़ना है, वो पॉइंट है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के पढ़ने का मेन उद्देश्य यह है कि जब हम लोग स्केल पढ़ते हैं तो स्केल क्या होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत पड़ता है। अब वो स्केल हो सकता है आपको रिड्यूसिंग स्केल हो सकता है, इनलार्ज स्केल हो सकता है, फुल साइज स्केल हो सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको बहुत छोटा हो, माइक्रो लेवल में, जैसे हो गया आपका अमीबा हो गया, तो इन सारे ऑब्जेक्ट को अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वहां पे हम लोग इनलार्ज स्केल का यूज करेंगे, ताकि वो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्राइंग शीट पर इजीली ड्रॉ कर पाएं और उसको विजुअलाइज कर पाएं और उसको रीड कर पाएं कि आखिर इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, कैसे ये होता है। ठीक है ना, तो ये सारे बातों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जो हमें हेल्प करेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बोला जा रहा है इंजीनियरिंग स्केल, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमें पढ़ना सच एज प्लेन एंड डायगोनल स्केल। जब आगे जाओगे तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइस एंड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे हमें पढ़ना दो तरह के प्लेन, दो तरह के स्केल, एक प्लेन स्केल हो गया और एक डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में लोग समझते हैं। जब कोई स्केल का फॉर्मेशन दो लगातार यूनिट के हेल्प से करके किया जाता है, जब कोई स्केल का फॉर्मेशन दो लगातार यूनिट के हेल्प से करके किया जाता है तो इस प्रकार के स्केल हमारा कहलाता है प्लेन स्केल। जबकि डायगोनल स्केल का फॉर्मेशन होता है तीन लगातार यूनिट के हेल्प से। तो जब कोई स्केल तीन लगातार यूनिट के हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो वो स्केल आपको कहलाएंगे डायगोनल स्केल। उसके बाद हमें पढ़ना डायमेंशनिंग टेक्निक एज पर SP 46 2003। इसको कहने का मतलब है कि जितना भी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं उन कुछ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जैसे हमारा देश अभी भी चल रहा है तो हमारे लिए एक बुक तैयार है, उस बुक का नाम है क्या, संविधान। उस संविधान के माध्यम से ही हम लोग जो है हर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उसी के तहत हम लोग सारा कार्य करते हैं, हमारा देश संचालित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमें ड्राइंग पढ़ना, तो उसके लिए हमें BIS एक मानक तैयार किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया जो इंडियन स्टैंडर्ड पर है, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तैयार किया जाता है कि ड्राइंग में जो है हम लोग कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो वहाँ पे कोई कंपोनेंट का ड्राइंग करोगे तो वो ड्राइंग जो है किस सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, तो वो जो है SP 46 2003 हमें बताता है। टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ चैन, यानी चैन कितने प्रकार के होते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इन सारे बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। पैरेलल एंड कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग, यानी
कहने का मतलब कि जब आगे आप जाओगे ऑटो कैड पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग की जरूरत पड़ेगा। वहाँ पे कोऑर्डिनेट के माध्यम से ही हम एक लाइन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हमें करना है। लास्ट पॉइंट में हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल एंड टेंडेंसी कंस्ट्रक्शन, यानी कहने का मतलब जब आप एक क्लोज्ड लूप बनाते, जैसे कहने का मतलब क्लोज्ड कर्व कहने का मतलब कि आपका बेसिक क्लोज कर्व होगा जो कि 3 रेखा से मिलकर के बनेगा, 3 लाइन से बनेगा, वो आपका होगा आपका ट्रेंगल। 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बनेगा, वो होगा आपका एक चतुर्भुज। 5 से पेंटागोन, 6 से साइड से बनेगा और हेक्सागोन होगा। तो इन सारे चीज़ों का कंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रूमेंट के यूज करके और सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ज्योमेट्रिकल टेंडेंसी एंड कंस्ट्रक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये रहा बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। अब यूनिट नंबर 2 की बात किया जाए, यूनिट नंबर 2 की बात किया जाए तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग हमें पढ़ना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कहने का मतलब प्रोजेक्शन आखिर क्या होता है, प्रोजेक्शन कितने तरह के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन जो है से एक लैटिन भाषा का शब्द है और प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आगे की ओर फेंकना, यानी कहने का मतलब कि सामने माना कि हम एक ऑब्जेक्ट है और मेरे सामने से लाइट आ रहा है, लाइट हमारी ओर फेंकते हुए आ रहा है। अब ये लाइट जो है से इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेगा इस बोर्ड पे, तो इस बोर्ड पर जो भी हमारा फिगर बनाया वही मेरा क्या कहलाया, प्रोजेक्शन कहलाया। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को आगे की ओर फेंकना। प्रोजेक्शन जो होता है से मेनली अगर देखा जाए तो 2 तरह के होता है, एक पैरेलल प्रोजेक्शन और एक होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है, ये सारे हम बातों का डिस्कशन यूनिट नंबर 2 में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है पैरेलल प्रोजेक्शन का एक टाइप है, हम आपको ये बताते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन कितने तरह के होते हैं, इनका सारा हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम आपको ये बताते चले कि अभी जो है SVTE के प्रश्न को पूछने का जो ट्रेंड है उसमें 80% 70 to 80% थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें 20 to 25% आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पूछे जाते हैं, यानी कि ड्राइंग से पोर्शन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी, क्योंकि थ्योरेटिकल से ही आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके कहने का मतलब ये ना हुआ कि आप केवल और केवल थ्योरी पोर्शन पे ध्यान दें, ड्राइंग पर ध्यान ना दें, ऐसा नहीं है। आपको थ्योरी से भी प्रश्न आएंगे और आपको ड्राइंग से भी आएंगे, दोनों का वेटेज आपको देना और दोनों करोगे तब जाकर के आपको 90% मार्क्स ऑब्टेन हो पाएंगे, जो कि बेहतरीन ढंग से 0 लेवल से लेकर के आपको हायर लेवल तक के आपको कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है, जो कि ऑलरेडी अभी हम आपको बता दिए हैं, ठीक ना। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहने का मतलब कि जब कोई रियल लाइट ऑफ सोर्स से लाइट को इमिट कराएंगे और उस रियल लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग कंप्लीट करेंगे ड्राइंग शीट पर या ड्राइंग बोर्ड पर, तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा ओरिएंटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा ओरिएंटेशन जिस ओरिएंटेशन में रखने पर हम एक सिंगल व्यू से उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। तो जब ऐसा ओरिएंटेशन रहेगा तब वो प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये रहा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात। फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे जब थ्योरी पढ़ लेंगे तब, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कहने का मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इनमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। तो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड में अगर बात किया जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। जब हमारे देश पर 200 सालों तक अंग्रेजों ने गुलाम किया था तो उन्हीं के द्वारा हम लोग ने ड्राइंग सीखना शुरू किए थे और उन्हीं का देन है कि हम लोग ड्राइंग आज सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका वाले जो यूज करते हैं वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करके ड्राइंग करते हैं, जबकि इंडिया हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया, ये सारे कंट्री जो है से आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, यानी ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना
कि बेसिक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या अंतर है, इन सारे पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 2 में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक ना। उसके बाद हमें पढ़ना है कन्वेंशनल और पिक्टोरियल व्यू इनटू ऑर्थोग्राफिक व्यू, यानी कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में रहेगा तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि यहाँ से पक्का है कि आपको एक प्रश्न 7 नंबर में देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपके लिए ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपको देखा जाएगा क्या सिलेंड्रिकल सर्फेस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का सिलेंड्रिकल सर्फेस का ड्राइंग कैसे करेंगे, फिर आपको स्लॉट कैसे कट करेंगे, फिर उसमें कंटिन्यू प्लेन सरफेस कैसे ड्रॉ करें, इन सारी चीज़ों के हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये रहा यूनिट नंबर 2 का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगले यूनिट की बात किया जाए तो अगले यूनिट में हमें बात करना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आखिर होते हैं तो क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। आइसोमेट्रिक स्केल क्या होते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पक्का है कि आपको यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे SBTE में। आइसोमेट्रिक स्केल क्या होते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल का ड्राइंग हम लोग कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद नेचुरल स्केल। नेचुरल स्केल कहने का मतलब जो हम लोग अभी सिंपल मैनर में हम लोग जो स्केल यूज करते हैं वो आपका नेचुरल स्केल होता है, जिसे हम लोग ट्रू स्केल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करना है। अगला पॉइंट में इसी चैप्टर में स्टडी करना आइसोमेट्रिक व्यू क्या होते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अंतर समझेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखना है कि इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट कंटेनिंग लाइन्स, यानी कहने का मतलब कोई लाइन का अगर ड्राइंग करेंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कैसे ड्रॉ करेंगे, इन सारे पॉइंट का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। लाइन की डिस्कशन करेंगे, कोई सर्किल का अगर ड्राइंग करेंगे, अगर एग्जैक्ट कोई सर्किल रहेगा तो आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उसका ड्राइंग आएगा तो किस शेप का होगा, तो इन सारे पॉइंट का हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आर्क शेप ओनली, यानी कहने का मतलब सर्किल का एक छोटा सा आर्क होगा तो उसका शेप कैसा बनेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू में, इन सारे पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। फिर लास्ट पॉइंट में इसी चैप्टर में स्टडी करना कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू इनटू आइसोमेट्रिक व्यू, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से पक्का है कि हर SBTE के हर एक्सटर्नल एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न के देखने को मिलता है और यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन आपको 5 से 7 नंबर के देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में बात करने वाले हैं। अब यूनिट नंबर 4 में बात करेंगे, यूनिट नंबर 4 में बात करेंगे हम लोग, वो है फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट, यानी कहने का मतलब जो हम लोग अभी तक बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ करके, बेसिक सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन का यूज़ करके जो ड्राइंग कर रहे थे, उस ड्राइंग को हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे हम लोग बिना इंस्ट्रूमेंट के यूज़ किए हम उस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है नट, बोल्ट और वाशर, और उसका बोल्ट का हेड कैसा होता है, किस शेप का होता है, इन सारे पॉइंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नट, बोल्ट, वाशर अगर आपको हम स्टडी करवा देंगे तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीटली लगभग कि आपको समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बोल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और बोल्ट के बारे में लगभग कि हर 1-2 एक्सटर्नल एग्जाम के बाद यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बोल्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये रहा यूनिट नंबर 4 का बेसिक इंट्रोडक्शन। यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, जिसको हम लोग कैडी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे, जो हम लोग पहले ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट पर जो ड्राइंग कंप्लीट कर रहे थे, चाहे वो हो रहा था सर्किल, चाहे लाइन, चाहे इलिप्स, चाहे पैराबोला, चाहे आपका हो गया ट्रायंगल हो गया, चाहे पेंटागन हो गया, चाहे हेक्सागन हो गया, इन सारे चीज़ों का ड्राइंग जो है से अब हम लोग कंप्यूटर पर कैसे ड्रॉ करेंगे। यानी कहने का मतलब कंप्यूटर पर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आएगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड। ऑटोकैड के माध्यम से कोई भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, कैसे हम ड्रॉ करेंगे कंप्यूटर पे, तो इन सारी चीज़ों का बेसिक एलिमेंट देखेंगे कि
उस ऑटो कैड में बेसिक एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन फंक्शन होंगे, कोई अगर पार्ट आएगा तो उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल 3D ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि आपको यहाँ पे केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट के बारे में ही स्टडी करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो भी चीज़ें पढ़ना सब कुछ हमें यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग यानी क्या है, कैड का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। इसका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग कि हार्डवेयर एंड वेरियस कैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल, यानी कहने का मतलब ऑटो कैड पढ़ेंगे तो उसमें जो है कौन कौन हार्डवेयर यूज होंगे, उसमें कौन कौन से कैड में सॉफ्टवेयर यूज होंगे, अवेलेबल होंगे, उन सारे सॉफ्टवेयर का यूज जो है कैसे करें, कहाँ पे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट पे डिस्कशन करना है यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस। इसमें इंटरफेस आएगा, उस सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना समझना है। तो ये बेसिक बात रहा कुल मिलाकर के यूनिट नंबर 5 के बारे में। अब इस पेपर में यूनिट नंबर लास्ट में 6 में पढ़ना ऑटो कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, उसका यूनिट नंबर 6 में एप्लीकेशन है, कैसे यूज करेंगे। तो वो जो है केवल और केवल आपको रहेगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम आपको ऑलरेडी कैड का जो है सॉफ्टवेयर बनाएंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग कैसे ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो उसका बस बेसिक यहाँ पे यूज करना कि यूज करके हम लोग कैसे किसी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन सीखना, इसमें क्या क्या चीज़ें फंक्शन यूज होंगे, कौन कौन पार्ट आएंगे, उन सारी चीज़ों को पढ़ना, और उन सारे फंक्शन का एप्लीकेशन साक्षात माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखने वाले यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ने के लिए हमें कौन कौन बुक रिकमेंड करना चाहिए, कौन बुक हमें फॉलो करना चाहिए। तो बुक की अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पे हम इतना अच्छे लेवल से, बेसिक लेवल से आपको हायर लेवल तक बता देंगे कि आपको कभी भी किसी बुक्स की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारा मोटिव ही रहता है जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करके हायर लेवल तक के आपके कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर भी आपको अगर दिल का अरमा होगा कि हमें बुक्स रखना ही है, अलमारी सजाना ही है, तो आप बुक रिकमेंड कर सकते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी अगर हम देंगे तो आपको सबसे पहला बुक आएगा एनडी भट्ट का। तो आप जो है आप अगर चाहते हैं तो एनडी भट्ट का बुक आप परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना चाहते हैं तो वो है खन्ना पब्लिकेशन का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, जो कि है प्रदीप जैन एपी गौतम का। तो ये बुक्स भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बुक है तो वो आप एनडी भट्ट परचेज करें, आपको अलमारी सजाना नहीं है, पढ़ना भी है। थैंक यू सो मच।